कैपिटल ए स्मॉल ए को, तो म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, तब इसे हम आइडियल पॉपुलेशन कहेंगे। ठीक है, अब उसके बाद नो माइग्रेशन। अब भाई माइग्रेशन क्या है, यहाँ पे क्या हुआ, कुछ लोगों की जज गई, हम तो बोल रहे हैं भैया हम जा रहे हैं दूसरी पॉपुलेशन में, हमको नहीं रहना यहाँ पर। उधर से दूसरे ये वाले लोग उधर दूसरी पॉपुलेशन में ये बोल रहे हैं कि हम इधर आ जाएं क्या, यहाँ तो बढ़िया जगह, खुली जगह। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर है बात? बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो ये क्या होगा, माइग्रेशन होगा। ठीक, तो माइग्रेशन अगर होगा तो ये पॉपुलेशन आइडियल पॉपुलेशन नहीं कहलाएगी। ठीक है, आइडियल पॉपुलेशन नहीं कहलाएगी। उसके बाद बात करते हैं हम यहां पर कि नो नेचुरल सिलेक्शन। जब आप इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे अच्छे से, तब आपको एक टर्म वहां समझाई जाएगी, वो होता है नेचुरल सिलेक्शन। अभी मैं इसको आपको बता देता हूं क्या क्या होता है। हमने बोला था कि इस कैपिटल ए के अंदर म्यूटेशन होके ये एक तरह से स्मॉल टी जैसा हो गया, है ना। क्या हुआ, अब ये स्मॉल टी जो है ना, स्मॉल टी, इसकी वजह से इसको कुछ फायदा मिल रहा है, तो ये बाकी सबसे स्ट्रांग हो गया। तो क्या हुआ, इसका सिलेक्शन हो गया, मतलब इससे एक नई स्पीशीज बन गई। अब नई स्पीशीज बन गई मतलब यहां पर अब ये स्मॉल टी बढ़ेगा, ये भी ट्रांसफर होगा इधर से उधर। तो क्या हुआ, आप क्या देख रहे हो, एक पॉपुलेशन में हम तो स्टडी कर रहे थे कैपिटल स्मॉल ए को, और आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, एक बार ये स्मॉल टी भी अपना प्रभाव दिखा रहा है, एक अच्छे खासे नंबर में यहाँ पर प्रोड्यूस्ड है। तो ये बात हमारे जमी नहीं थी, तो यानी ये भी बात आइडियल पॉपुलेशन को खराब कर देती है। पॉपुलेशन जो है वो लार्ज होनी चाहिए, ये नहीं कि 10 लोग हैं, अब 10 में से 2 के अंदर चेंज आ गया तो बचे 8, तो पॉपुलेशन के अंदर कितना जल्दी चेंज आएगा, ड्रास्टिक चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। यानी पॉपुलेशन जो है वो लार्ज होनी चाहिए। बोलो हाँ या ना। क्लियर? अगर ये बातें फॉलो कर लेगा कोई, तो वो क्या, कौन सी पॉपुलेशन कहलाएगी, आइडियल पॉपुलेशन कहलाएगी। ठीक है, हमारी ये वाली पॉपुलेशन आइडियल पॉपुलेशन है ना। तो यानी यहां पर अब क्या होगा, ये वाला रूल जो है वो अप्लाई हो सकता है, मतलब इसके अंदर जो एलियंस हैं उनका रेशो, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहेगी। ठीक है, क्लियर है बात? चलो आगे देखना। अब फैक्टर जो हाइडी-विनबर्ग लॉ में आपको भी समझाऊंगा, अभी सिर्फ आप ये समझ रहे हैं कि हाइडी-विनबर्ग लॉ, नेचुरल सिलेक्शन होगा तो फिर आइडियल पॉपुलेशन नहीं कहलाएगी, क्योंकि उसमें मैंने बताया ना एक नया एलील डेवलप हो जाएगा, तो आप उसको स्टडी नहीं कर सकते सही से, है ना। जैसे हमारी वो जो क्लास थी इसमें फ्लैग थी, है ना, अब क्या हो रहा है उसमें, इधर दूसरी क्लास से बच्चे आए जा रहे हैं, पता चला कि आप तो आधे रह गए और वो बच्चे भर गए। तो क्या हम आपके वाले जो रेड ब्लू व्हाइट फ्लैग है उनको सही से स्टडी कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, वो डिस्टर्ब करेंगे दूसरे। ये बात है यहाँ पर। क्लियर? चलो अब हाइडी-विन, यहाँ एक एलील बहुत सारी होती हैं, पर हम सिर्फ एक पर्टिकुलर एलील को स्टडी कर रहे हैं उस ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, इतनी बात याद रखना। अब बात सुनिए, फोर्थ पॉइंट क्या है, अभी इसमें समझ आ जाएगा। हाइडी-विनबर्ग लॉ जो है उसको कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, मतलब यहां जो है ना ये वाले बेटा, फोर्थ पॉइंट में यही तो समझा रहा हूं अभी कनक, आप बात खत्म हो जाती वापस वही वाली बात कैसे कर रहे हैं? हमने यही तो बात करी है अभी, नेचुरल सिलेक्शन की तो बात करी थी अभी, नेचुरल सिलेक्शन ही तो समझाया मैंने। अब देखना इसमें क्या देख रहे हैं हम, हाइडी-विनबर्ग की बात कर रहे हैं, तो सेलेक्टिव मेटिंग होगी अगर, तो हाइडी-विनबर्ग अफेक्ट हो जाएगा। अभी इसमें वापस समझना, वापस बताऊंगा, है ना। सेलेक्टिव मेटिंग होगी अगर, सेलेक्टिव मेटिंग होगी मतलब कैपिटल ए का क्रॉस कैपिटल ए स्मॉल ऐसे हो रहा है, बस फिक्स हो गया ये, तो फिर हाइडी-विनबर्ग का लॉ अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, म्यूटेशन हो गया तो नहीं होगा, माइग्रेशन हो गया तो नहीं होगा, नेचुरल सिलेक्शन हो गया तो नहीं होगा। वापस से समझ लो, नेचुरल सिलेक्शन वैसे इवोल्यूशन में बहुत बड़ा टॉपिक है, वहां समझाया जाता है, पर मैं आपको सिर्फ डेफिनेशन यहाँ पर समझा रहा हूँ कि मान लो कि ये कैपिटल ए स्मॉल ए है,
ठीक, इसमें कुछ चेंजेस आए, ये चेंजेस आने की वजह से कैपिटल ए जो है वो चेंज हो गया। ठीक है, मान लो यहां पर कैपिटल बी हो गया ये। ठीक, अब ये कैपिटल बी हो गया तो क्या होगा, क्या ये रिप्रोड्यूस नहीं करेगा? करेगा। अब ये हार्मफुल नहीं है, ये इसने क्या करा है, इस ऑर्गेनिज्म जो है ना, इसको फायदा दे रहा है, ये पॉजिटिव है उसके लिए, तो रिप्रोड्यूस करेगा, तो नई नए ऑर्गेनिज्म बनेंगे, इससे बनेंगे ना, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। तो ये इन सब से अलग होगा कि नहीं होगा? मतलब एक नई स्पीशीज बना सकता है, ये नई वेराइटी बना सकता है इन ऑर्गेनिज्म में। अब नई वेराइटी बना लेगा बेटा, तो क्या होगा, हम स्टडी करना चाह रहे थे कैपिटल ए और स्मॉल ए को, और यहाँ ये कैपिटल बी और स्मॉल बी भी अपना इफेक्ट शो कर रहे हैं। हाँ, म्यूटेशन से ही होती है शुरुआत नेचुरल सिलेक्शन की भी। तो हम स्टडी कर सकते हैं क्या इसको? नहीं कर सकते। जब नहीं कर सकते तो ये होना ही नहीं चाहिए, तो यानी हार्डी विनबर्ग का लॉ यहाँ अप्लाई नहीं होगा अगर नेचुरल सिलेक्शन हो गया। अब बताओ कनक, क्लियर है या नहीं है? क्लियर है या नहीं है? कनक, आपने डाउट पूछा था ना, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ऑब्वियसली तभी तो हार्डी विनबर्ग का लॉ अप्लाई नहीं हो रहा। आइडियल पॉपुलेशन कौन सी होती है? जहां पर नो नेचुरल सिलेक्शन। हार्डी विनबर्ग का लॉ आइडियल पॉपुलेशन पर काम करता है। हार्डी विनबर्ग का लॉ तब अप्लाई नहीं होगा जब नेचुरल सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर? जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात की जा रही है यहां पर। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है? अब मैं यहां बात कर रहा हूं कि ड्रिफ्ट का मतलब आप क्या समझते हो? ड्रिफ्ट का मतलब होता है अचानक से चेंज होना, अचानक से चेंज आ जाना। ठीक, अचानक से चेंज आ रहा है। सेलेक्टिव मेटिंग मैंने बेटा 2 या 3 बार बता दिया है ना, आप ऐसे ध्यान से सुनो सब बच्चे, लिंक टूट जाता है। कैपिटल ए का क्रॉस कैपिटल स्मॉल ए से ही हो रहा है सिर्फ, अगर तो वो क्या है, सेलेक्टिव सेलेक्टिव मेटिंग। मतलब कैपिटल ए का क्रॉस कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए और स्मॉल ए इन सबसे बराबर होना चाहिए, बराबर मात्रा में। ठीक है अंशिका, अब क्लियर हुआ? अंशिका, चलिए गुड। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या है? एक अचानक से चेंज आना। अब हुआ क्या, ये पॉपुलेशन थी, है ना, ये डॉट जो है ना, ये किसको बता रहे हैं? ऑर्गेनिज्म को बता रहे हैं। ठीक है, अभी आपको ये कैपिटल ए स्मॉल ए समझने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर। ठीक है, सबको दिख रहे हैं ना डॉट डॉट? ठीक है, बहुत सारे बना देता हूं, ये देखो। एक दिन हुआ क्या, किसी वजह से कोई दिक्कत हुई, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, कुछ हो गया, है ना, तो अचानक से ये पॉपुलेशन जो है ना, ये खत्म हो गई पूरी। भाई भूकंप आएगा अगर, तो ऐसा तो नहीं कि धीरे धीरे आता रहेगा, 1 दिन आया, 2 दिन आया, 3 दिन आया, एक एक दो दो लोग जो है, एक एक दो दो ऑर्गेनिज्म में उनकी डेथ हो रही है। सडन चेंज आएगा, अचानक चेंज आएगा। भूकंप क्या है, 1-2 मिनट के अंदर खत्म कर सकता है ना सब कुछ। भूकंप आते ही ये क्या हो गया, ये जो थे ये मर गए। क्या ये मरे अगर, तो क्या इनके अंदर जो जीन था वो भी खत्म हुआ? नहीं हुआ, इनके अंदर खत्म हुआ है। यहां तो है, यहां तो है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तो है, बट इनके अंदर वाला तो खत्म हो गया ना। मतलब जो जीन पूल था हमारा, जीन पूल क्या था, जीन पूल क्या था, टोटल नंबर ऑफ एलील इस पॉपुलेशन में, टोटल नंबर ऑफ एलील, क्या उसमें चेंज आया नहीं आया? आया, ऑब्वियसली आया। अगर 1000 ऑर्गेनिज्म थे, उसमें से 400 खत्म हो गए, तो 600 बचे हैं। 600 के पास 2-2 एलील है, तो 1200 ही रहेगी। पहले कितनी थी? 2000 थी। समझने के लिए बात कर रहे हैं हम यहां पर। ठीक, बोलो हाँ या ना, क्लियर? ये जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाता है। ठीक है, अब देखना, जेनेटिक ड्रिफ्ट आता है जब भी तो पॉपुलेशन की साइज छोटी हो जाती है। जब भी आपको ये दिखाई देगा ना जेनेटिक ड्रिफ्ट, तो पॉपुलेशन की साइज छोटी हो जाएगी। याद रखेंगे ये बात, बोलो हाँ या ना, है ना, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बात की जा रही है। हार्डी विनबर्ग का लॉ है क्या, हम इसकी बात कर रहे हैं अब यहां पर। हार्डी विनबर्ग का लॉ क्या है, P प्लस क्यू इक्वल टू 1। ये मैथमेटिकली चल रहा है अब बात। मैथमेटिकली क्या, P जो होता है कौन है, डोमिनेंट एलील है ये। कौन सा एलील है बेटा, डोमिनेंट एलील। और Q यहां क्या होता है, रेसेसिव एलील। क्या मैं इसे कैपिटल ए लिख सकता हूं, या स्मॉल ए लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यानी P प्लस क्यू इक्वल टू 1। अब ये क्या बात कह रही है, P प्लस क्यू इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, आप इसे ऐसे समझ लो। हम जब क्लास में थे हमारे पास फ्लैग थे, ठीक है ना। अब आपने फ्लैग वाला अपना कार्यक्रम सारा हो चुका। अब मैंने आपको क्या बोला कि बेटा अब आप फ्लैग जो है वो क्या करेंगे, पास कर देंगे जो दूसरे बच्चे आएंगे अब आपकी जगह, ठीक है। अब क्या करोगे आप, दूसरे बच्चे आएंगे उन्हें फ्लैग पास कर दोगे, ठीक है। तो क्या किया आपने, जैसे जैसे बच्चे आते गए उनको फ्लैग पास करते गए। अब बाद में क्या हुआ, हाँ आपस में उनने बदल लिया, वो अलग है, रहेंगे तो उनके पास दो। तो क्या हुआ, मुझे एक बात बताओ, रेड का काउंट, व्हाइट का काउंट या ब्लू का काउंट क्या बदल जाएगा क्या उन बच्चों के पास जाने के बाद, नहीं, है ना। टोटल नंबर जो है, टोटल नंबर कितना रहेगा एलील का, सेम रहेगा, है ना। अब कैसे सेम रहेगा, अब उनमें से क्या हुआ, कुछ बच्चों ने क्या बोला कि मेरे पास आएगा सर, हमें उनने तो रेड और व्हाइट दिए थे पर मुझे पसंद नहीं है, मुझे तो दोनों व्हाइट चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उससे एक रेड लेके रख दिया और उसको व्हाइट दे दिया। आई बात समझ। अब ध्यान से सुनना इस बात को, बहुत ध्यान से। मुझे एक बात बताओ, अगर क्लास में 100 बच्चे थे, आपने उन 100 को ट्रांसफर कर दिए फ्लैग, तो आपके पास टोटल फ्लैग कितने थे, 200। अरे अपने एक एक बच्चे के हाथ में 2 फ्लैग, तो अगर 100 बच्चे हैं टोटल तो फ्लैग कितने हुए, 200। आपने ट्रांसफर कर दिए, फ्लैग कितने हुए, 200। अच्छा, अब इसमें कैप रेड वाले का अमाउंट कुछ भी मान लो, 80 था मान लो, ठीक है। व्हाइट वाले का 80 था, उसका भी 80 था, है ना। रेड का भी 80, व्हाइट का भी 80। अब यहां पर दूसरा एक और मान लो, अभी अपन मल्टीपल एलील लेके ही चल रहे हैं, है ना। अब तीसरा वाला उसका 40, तो टोटल कितने हो गए, 200, ठीक है। कुछ बच्चे आए उनको क्या पसंद नहीं आया, रेड नहीं पसंद आया, तो उनको व्हाइट दे दिया। तो मुझे एक बात बताओ, टोटल नंबर ऑफ फ्लैग तो सेम ही रहेंगे ना, कि बदल जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ फ्लैग कितने रहेंगे, 200 ही रहेंगे। अब उनके अंदर रेड व्हाइट जो है उसका कॉम्बिनेशन चेंज हो गया। आई बात समझ। तो किसी भी पॉपुलेशन के अंदर P प्लस क्यू जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, डोमिनेंट और रेसेसिव। अब चाहे तो ये 0.5 हो, ठीक, चाहे तो ये 0.6 और 0.4 हो, चाहे तो ये 0.7 0.3 हो, पर टोटल क्या रहेगा इनका, 1। ये बात समझ आई नहीं आई सबको, बस ये समझना है, सवाल हो जाएंगे सारे, ठीक है। बढ़े आगे। अब यही बात इन्होंने बताई थी, हार्डी विनबर्ग ने। इन्होंने क्या किया, इसको इस इक्वेशन को क्या कर दिया, स्क्वायर लिया दोनों तरफ, है ना, स्क्वायर ले लिया। P प्लस क्यू का होल स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। अरे ये आता है क्या तुम लोगों को, अरे 10वीं तक तो पढ़े होंगे ना, बायो, क्या मैथ्स, ये बायो बायो पढ़ी थी। कोई बात नहीं, एनसीईआरटी में नहीं है तो तेरे को नहीं पढ़ना क्या, आएगा, ये काम का टॉपिक है, क्वेश्चन आता है इससे, है ना। ध्यान से पढ़ो। कहाँ गया आर्यन, बेटा ध्यान से पढ़ा है ना। अब देखो क्या होता जा रहा है यहां पर, इसका स्क्वायर कर दे, ठीक। P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये 1 के इक्वल हो जाएगा, हाँ है ना बेटा। ये तो फायदे की चीज है, ये क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन आते हैं और ये 2 बार पढ़ाया जाता है इवोल्यूशन में। पर इवोल्यूशन में अगर यहां पढ़ लिया तो फिर इवोल्यूशन में नहीं पढ़ाया जाएगा, ये याद रखना।
है ना? तुम सोचो कि हम तो इवोल्यूशन में पढ़ लेंगे यार, आज मन नहीं है। इससे क्वेश्चन आएंगे अभी टेस्ट में भी, फिर सिलेबस में है ये अपने। आई बात समझ? बेटा एनसीईआरटी के अंदर सब कुछ लिखा है, जो भी क्वेश्चन आता है। बस उन्होंने एक लाइन लिख के छोड़ दी उसकी, तो भी क्वेश्चन आएगा। एक पैराग्राफ लिख के छोड़ दिया तो भी क्वेश्चन आएगा, और 2 पेज में दिया तब भी क्वेश्चन आएगा, है ना? अब आप वो जो ऐसे नहीं बता सकते कि सर ये तो एनसीईआरटी के बाहर से है, उन्होंने एक लाइन लिखी हुई है। अब वही बात अपन ने क्या कर रखी है, इलेबोरेट की हुई है थोड़ी सी, ठीक है? अब इस पे आ जाओ बेटा, इतना इंपॉर्टेंट बात चल रही है यहाँ पर, आप लोग कहाँ एनसीईआरटी इवोल्यूशन ये सारी बातें कर रहे हो? आपका तो ये होना चाहिए जो भी जो पढ़ा है पढ़ लो, अगर क्वेश्चन आता है ना उससे, है तो अगर मान लो मैं फिजिक्स की भी कुछ बात बता रहा हूँ ना, तो दिमाग लगा के सुन लिया करो, घुसा लिया करो उसको दिमाग में। क्लियर है बात, है ना? अब ध्यान रखेंगे इस बात का। चलो वापस से फोकस सारा का सारा टॉपिक पर। P+Q=1 का दोनों तरफ स्क्वायर किया तो क्या निकल के आया, P² + 2PQ + Q², और ये इक्वल किसके होगा, 1 के। हमने यहां बात कर ली ना 1 के, तो यहां पर ये तो आपको समझ आ गया था कि P और Q एलील है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, एक टोटल नंबर ऑफ एलील में, टोटल नंबर ऑफ एलील में उस खुद पर्टिकुलर एलील का नंबर कितना है, वो फ्रीक्वेंसी कहलाएगी इस पर्टिकुलर एलील की। क्लियर? अब देखो यहां पर P² बदल जाएगा। P² क्या कहता है, P² कहता है फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट। जब P था तो ये कैपिटल A था, तो P² करने पर ये क्या हुआ, कैपिटल है। यानी जब भी आपको ये बोला जाए कि P² क्या है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, एक ऑर्गेनिज्म आएगा जिसके अंदर 2 एलील हैं, वो भी कौन सी, डोमिनेंट वाली। वापस सुनना ध्यान से, जब भी मैं बोलूं P² की वैल्यू इतनी है, तो आप समझोगे कि ये उस ऑर्गेनिज्म के बारे में बात की जा रही है जिसके अंदर 2 एलील है। अगर मैं बोलूं ये जीनोटाइप है, ऐसे जीनोटाइप वाले P², यानी ऐसे जीनोटाइप वाले इतने लोग हैं, तो आप क्या याद रखोगे, P² को। फिनोटाइप आए तो भी, कैरेक्टर आए तो भी, और ऑर्गेनिज्म आए तो भी। क्लियर है बात? बोलो हाँ या ना। यही बात अगर मैं यहां पर हेटेरोजाइगस डोमिनेंट बोलूं तो आप 2PQ याद रखेंगे, और यही बात मैं अगर होमोजाइगस रिसेसिव बोलूं तो Q² याद रखेंगे। आई बात समझ? क्लियर? अभी क्वेश्चन से बहुत क्लियर हो जाएगा, बट इतनी बात तो क्लियर हो रही है, ये तीनों तो है। अब इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो है वो हम यहां देख रहे हैं, P² + 2PQ। P² + 2PQ, P² + 2PQ क्या होता है, इसमें बात करें तो यह है फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट जीनोटाइप। फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट जीनोटाइप, फिनोटाइप, कैरेक्टर, ऑर्गेनिज्म। कौन है ये? P² मतलब कैपिटल है, और 2PQ मतलब ये एस है। मुझे एक बात बताओ, इस 2PQ को याद रखने के लिए सुनना, जब हमने मोनोहाइब्रिड का क्रॉस करवाया था तो हमें कुछ ये रेशो मिला था, वो ऐसे था। यहां इसमें ये 2 बनते थे, नहीं बनते थे? तो यहां पर ये 2 याद रखना है अपने को, ठीक है? ठीक है ना? जब भी वो आपसे बोले कि डोमिनेंट जीनोटाइप या फिनोटाइप या कैरेक्टर या ऑर्गेनिज्म, डोमिनेंट वर्ड आ जाए, ये नहीं बोला इन्होंने होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस, सिर्फ डोमिनेंट बोला है, तो आप उसमें क्या इससे और इसे काउंट नहीं करोगे क्या? बिल्कुल करेंगे सर, क्योंकि ये भी ये दोनों एक जैसा फिनोटाइप दिखाएंगे, दिखाएंगे ना? ठीक है। अच्छा अब यहाँ इनकम्प्लीट डोमिनेंस मत घुसाना कोई भी, है ना? कंप्लीट डोमिनेंस की बात की जाती है, जब तक आपको मिराबिलस जलापा नहीं बोला जाए, स्नैपड्रैगन नहीं बोला जाए, तब तक आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात नहीं करेंगे। क्लियर? चलिए अब देखो इसके बाद क्या आ रहा है, P² + Q²। अगर मैं बोलूं इसको और इसको, तो आप क्या बोलते थे, सर ये तो प्योर प्लांट है, बोलते थे ना? बोलते थे। अगर मैं बोलूं प्योर होमोजाइगस, या सिर्फ मैं होमोजाइगस लिख दूं तो भी आप समझ जाते थे।
कि ये और ये, यहां पर भी समझना है आपको। ये देखो, क्लियर? सही बात है। बढ़े आगे, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो। बढ़े आगे, चलिए हार्डी विनबर्ग लॉ की बात कर रहे हैं हम यहां पर, क्वेश्चन कर रहे हैं सीधा, है ना? ये यूज होगी, ये पूरा यूज होगा इसके अंदर, ठीक? चलिए, हार्डी विनबर्ग लॉ किस तरह से अप्लाई होगा, इस तरह के आप क्वेश्चन हम करेंगे यहां पर। बस अब ये क्वेश्चन है अपने, है ना? ध्यान से सुनना। इन अ लार्ज पॉपुलेशन किसकी तरफ इशारा कर रहा है? आइडियल पॉपुलेशन की तरफ, है ना? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव एलील इज 0.7। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 0.7 है, ठीक है? देन फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म। होमोजाइगस डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म जो है ना, उनकी फ्रीक्वेंसी पता करनी है अपने को। कुछ याद करो, होमोजाइगस डोमिनेंट का मतलब क्या होता है? होमोजाइगस डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म यानी पी स्क्वायर की वैल्यू पता करनी है, ठीक है? क्लियर है? पी स्क्वायर मतलब कैपिटल है ना? चलो कैसे करेंगे क्वेश्चन को? रेसेसिव एलील कितना है? 0.7, है ना? रेसेसिव एलील कितना है? देखो 0.7। क्यू कितना है? रेसेसिव एलील क्यू ही तो होता है, तो 0.7। तो यहां से क्या पी की वैल्यू आप नहीं निकाल सकते क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। कैसे? पी प्लस क्यू इक्वल टू 1, तो 1 माइनस 0.7 इक्वल टू इतना हुआ 0.3। क्लियर? बोलो हाँ या ना, है ना? ध्यान से सुना अब आगे। बेटा अभी इस क्वेश्चन को आप मत छेड़ो, बस मैं जिस बता रहा हूं उसे सुनते जाओ, ठीक है? अब आपसे पूछ रहा है होमोजाइगस डोमिनेंट। क्या पूछ रहा है? होमोजाइगस डोमिनेंट। अब ये होमोजाइगस डोमिनेंट पूछ रहा है, मतलब हमसे क्या पूछ रहा है ये? पी स्क्वायर। अगर आपके पास पी की वैल्यू आ गई तो क्या आप पी स्क्वायर निकाल सकते हो क्या? 0.09। क्लियर? कोई डाउट यहां पे किसी को? बोलो, किसी को कोई डाउट नहीं है? पक्का है तो भी पूछ लो। स्टेप वाइज चलेंगे अपन, ये सवाल समझ आएगा तो आगे का क्लियर होगा इससे ज्यादा। पक्का? बढ़े आगे, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अंदर क्या देख रहे हैं हम? इन अ रैंडम मैटिंग पॉपुलेशन मैं याद कराता जा रहा हूं आपको। क्या ये किसको बता रहा है? आइडियल पॉपुलेशन को बता रहा है ना, रैंडम मैटिंग हो रही है ना। हाँ, 1000 इंडिविजुअल है, 1000 लोग रह रहे हैं यहां पर, ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं यहां पर, ठीक है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव फिनोटाइप। अरे रेसेसिव एलील है कि फिनोटाइप लिखा है? फिनोटाइप के अंदर क्या दो एलील आती हैं क्या? दो एलील आती हैं क्या फिनोटाइप के अंदर? आती है ना, याद रखेंगे अपन तो क्या दे रखा है ये असल में? क्यू स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 0.16, है ना? तो क्या इससे मैं क्यू की वैल्यू निकाल लूं? कैसे निकालेंगे? अरे रूट कर दे इसका, कितना आया? 0.4। ये 0.4 आ गया, ठीक है? अब देखना, P प्लस क्यू इक्वल टू 1, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.6। ये आ गई 0.6, आई कि नहीं आई वैल्यू? सही बात है ना? ठीक है? अब ये क्या पूछ रहा है? देन फाइंड आउट नंबर ऑफ होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म। होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म की संख्या बतानी है। होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म की संख्या कैसे बताओगे? मुझे एक बात बताओ, ये होमोजाइगस है क्या? क्या ये होमोजाइगस है क्या? है ना? तो मतलब यहां पर क्या करना है?
इन दोनों का जोड़, मतलब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का जोड़ निकालना है। सिंपल सी बात है, बताया था ना मैंने। अगर उसने बोला सिर्फ होमोजाइगस, होमोजाइगस डोमिनेंट या होमोजाइगस रिसेसिव तो नहीं बोला ना, तो होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव दोनों आएंगे इसके अंदर, आएंगे कि नहीं आएंगे। अब आपके पास पी की वैल्यू है क्या, अब आपके पास क्यू की वैल्यू है क्या, पुट कर दे, बोलो हाँ या ना। ये देखो आ गया सीधा सीधा 0.52। अब बेटा ये क्या फ्रीक्वेंसी आई है असल में, मतलब सर जब एक लेके चल रहे थे अपन यहां पर रेशो, है ना, ये ऑर्गेनिज्म कितने हैं टोटल, टोटल कितने हैं 1000, तो इसको इससे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फ्रीक्वेंसी को टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपने जितने इंडिविजुअल है ना, जो होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म है उनका नंबर निकल के आ जाएगा। क्लियर, अरे बोलो हाँ या ना। किसी को कोई डाउट है इसमें, पूछ लो, चलो अगर है तो देख लो जल्दी से। अरे आप कर लोगे क्या नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो समझ आ गया होगा ना कि क्या हमें फाइंड आउट करना है, क्या दिया है ना। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करोगे तो फिर अपन तो यहाँ तो करना तो है ही सही अपने को। चलो देखो जरा, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा अलग, ऐसा नहीं। अच्छा ये 90% को बताऊं क्या मैं, 90% मतलब ये लिख लेना 90/100, तो मतलब 0.9। चलो कोशिश करो एक बार बेटा। अभी आंसर चेक करते हैं। किसकी वैल्यू है ये, पी की वैल्यू, डोमिनेंट एलील की बोला है ना, तो अपन सीधा सीधा क्या निकालेंगे, पी। अच्छा क्या बोला उसके बाद, देन फाइंड आउट नंबर ऑफ डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म। अच्छा अगर आपने ये दोनों को पहचान लिया ना, P2 तो बेटा ऑर्गेनिज्म होता है, एलील पी होता है, ठीक है। अगर आपने ये पहचान लिया डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म मतलब पी स्क्वायर प्लस 2PQ, बस ये यही आपका सवाल खत्म हो गया पूरा। सौम्या क्लियर करो बेटा इस बात को कि जब पी लिखा है तो एलील है, अरे सिंपल सी बात है, अकेला है ना ये, और पी इंटू पी लिखा है तो मतलब दो है, ऑर्गेनिज्म में होती है दो एलील तो, ठीक। चलो अब तो हो जाएगा, अब कुछ दिक्कत नहीं आएगी, सिंपल है ये तो, बेसिक मैथ से बिल्कुल, कि 0.9 प्लस क्यू, 1 माइनस 0.9 कितना आया 0.1, किसकी वैल्यू है, क्यू की, है ना, ठीक है। अब इसको पुट कर दो किसमें, इसमें पी स्क्वायर प्लस 2PQ में, पी स्क्वायर की वैल्यू प्लस 2 इंटू पी की वैल्यू 0.9, क्यू की वैल्यू 0.1, देन क्या हो जाएगा ये 0.2,
81 और 0.18 जोड़ो 0.99, ये क्या निकल के आई है? अभी फ्रीक्वेंसी निकली बेटा, ये अभी नंबर नहीं निकला। नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? 2000 से। आई बात समझ? क्लियर है ना? कोई दिक्कत यहां पर किसी को नहीं है? अच्छा, यहाँ एक बात बताओ, सुनना। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, तो वैसे तो कुछ बात नहीं है कि 99 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है ना? पर फिर भी क्या देख लो भाई, 0.1 कितना होता है इसका? 0.01, तो उसको माइनस कर दो। आई बात समझ? चलो, यानी सबको समझ आई है ये बात तो, ठीक है? करा है ना सबने? देख लेते हैं क्या देखें आज, क्या आंसर 0.99 पे छोड़ दिया, 0.19, 1980, 1800 है ना? चलो, 1800 क्यों निकाला तुमने? चलो, वो छोटी सी दिक्कत कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दिया तो सेलेक्ट करने में, है ना? समझने में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं। अब तो क्लियर है ना सबको? अच्छा, मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है। फ्रीक्वेंसी, इसको नंबर में बदलना है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म में पता करना है ना? इसलिए ऐसे मान लो कि अगर टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन 1 है, तो उसमें 0.99 जो होंगे ना, वो डोमिनेंट वाले होंगे। तो इसमें 2000 में कितने होंगे? 0.99 इंटू 2000। ठीक है? क्लियर? बढ़े आगे? ये करो। अब यहां एक पेज फंसेगा। क्या? एल्बिनिज्म कौन से प्रकार का इनहेरिटेंस शो करता है? अगर आपको पता है तो ही आप क्वेश्चन में आगे बढ़ पाओगे। अब याद आ रही होगी आपको बात टेबल की, है ना? अब याद आ रही है? जिसको याद है उसके तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसके याद है उसको तो कोई। अगर आपको ये नहीं पता ना कि एल्बिनिज्म जो है वो कैसा इनहेरिटेंस दिखाता है, तो छोड़ दो क्वेश्चन, आप कुछ नहीं कर सकते अपन। कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकता। इसलिए मैंने मैंने जो जो पॉइंट बोले हैं ना बेटा, आपको वो उस वक्त नहीं अप्लाई करोगे तो बाद में याद आएंगे, अरे यार पहले कर लेते। ठीक है ना? कुछ बच्चों को नहीं होता, अरे ऐसे कहते हैं साथ याद कराने के लिए टेबल की कह रहे होंगे। जो यूज आ रहा है, मैंने आपको मोनोहाइब्रिड बोला था कि भैया मोनोहाइब्रिड काम आएगा ही आएगा हर जगह, आया वो। अब ये भी आती है। ठीक है? आई बात समझ? कैसी होती है? ऑटोसोमल रिसेसिव होती है डिजीज। चलो आगे करो, अब आप करो। अब ये सवाल सबका सही होना चाहिए क्या? है ना? होएगा ना? करो। आराम से करना, जल्दबाजी मत करो, है ना?
36% आर एल्बिनिक। ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन में होती है बीमारी, यानी कि इस कंडीशन में बीमारी होगी। किस कंडीशन में होगी? इस कंडीशन में होगी ना, यानी 36/100 तो कितना हुआ, यही होगा। ठीक, अब यहां पर बोला गया क्या है कि इन इंडिविजुअल्स में से 36% जो है एल्बिनिक है ना। एल्बिनिक है मतलब ये ऑर्गेनिज्म है, एलील नहीं है ये। क्या, अगर बीमार बता दिया तो मतलब वो किसी पर्सन में होगी बीमारी तो, है ना। तो क्या निकला, क्यू की वैल्यू कितनी आई यहां पर 3.6, क्यू स्क्वायर की वैल्यू 3.6 है कि नहीं है यहां पर। अच्छा, और क्यू की वैल्यू, क्यू की वैल्यू हाँ 0.36 है ये, ठीक है चलो, है ना। और क्यू की वैल्यू 0.6 आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। अब देखो P प्लस क्यू इक्वल टू 1, तो P की वैल्यू कितनी आई यहां पर 0.4। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब बोला है कि फाइंड आउट नंबर ऑफ कैरियर एंड नॉर्मल इंडिविजुअल। कैरियर कौन होता है, नॉर्मल, नॉर्मल ये वाले, ठीक है ना। अब ये मत बोलना कि भाई नॉर्मल दोनों को जोड़ना है क्या, नहीं। देखो कैरियर कौन होंगे, 2PQ, ये निकाल दिया अपन ने, 2 into, ये देखो, ये याद है ना, अब तो समझ आ गया ना 10,000 से क्यों गुणा कर रहे हैं इसको, मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं 10,000 से, है ना। अब देखना आगे जाके ये क्या हुआ, नॉर्मल की बात कर रहे हैं। नॉर्मल कौन कौन से दिखेंगे, P² प्लस 2PQ, और ये 0.42, और ये समझ आया ना क्यों जोड़ा है दोनों को। कौन बता, कौन किसको आया डाउट, बताओ। अरे नॉर्मल मतलब जो दिखते नॉर्मल है, तो इसमें P² तो आएगा ही सही, साथ में 2PQ भी आएगा, ये तो अपने को पता ही है हमेशा से। ठीक है, निकालो कितना है 6400, ठीक है। चलो वापस से देख लेते हैं एक बार इस क्वेश्चन को, क्या बात है। ये देखो क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन हमने पढ़ना स्टार्ट किया। इस क्वेश्चन में क्या, पढ़ने में थोड़ा सा शांति रखनी है, एक तो जल्दबाजी में मत पढ़ना इसको कभी भी, है ना। इन अ रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन ऑफ 10,000 इंडिविजुअल्स 36% आर एल्बिनिक। देखो 36, इस लाइन को पढ़ो यहां से यहां तक, है ना। इसको हटा देते हैं वापस से, पढ़ो लाइन को, पढ़ो ध्यान से, पढ़ो सब बच्चे। 10,000 इंडिविजुअल्स में से 36% एल्बिनिक हैं। साफ लाइन ये समझ आ रही है, हाँ यही यही है गड़बड़। साफ लाइन ये समझ आ रही है हमें कि 10,000 में से 36% एल्बिनिक है। एल्बिनिक वर्ड समझ आता है, एल्बिनिक वर्ड, एल्बिनिक का मतलब एलील कभी नहीं होगा। एल्बिनिक का मतलब कोई व्यक्ति जो बीमार है, जो जिसमें बीमारी हो गई एल्बिनिज्म। आई बात समझ। अगर ये बोलता क्वेश्चन में कि 36% जो रेसेसिव एलील जो है वो 36% है, तो आप क्या लेते, P या Q। बट यहां इन्होंने बोला कि 10,000 इंडिविजुअल्स में से 36% जो है वो एल्बिनिक है। अच्छा, आप तो यहां सिंपल ये देख लो कि 10,000 का 36% जो है ना, कुछ अमाउंट होगा, वो लोग एल्बिनिक है, ठीक है। पर अब अपन क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अपने को पता है कि एल्बिनिक जो है उसमें एलील किस तरह से जा रहा है वो देखना है अपने को। सबसे पहले एल्बिनिक लिखा अपन ने, अब किसकी वैल्यू है, ये Q² की है। क्यों, क्यों, क्योंकि ये रेसेसिव कंडीशन में होता है ना। तो देखो अब देखते जाना, अब आसानी से समझ आ जाएगा। क्योंकि यहां पे कितना आया है 0.36, तो ये Q की वैल्यू कितनी आई 0.6, तो मतलब P की वैल्यू निकाल लिया अपन ने, ये देखो आ गई ना समझ में, 0.4, ठीक।
अब कैरियर की बात, अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा, नंबर ऑफ कैरियर, ठीक है, एंड नॉर्मल इंडिविजुअल। नंबर ऑफ कैरियर निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 2PQ पढ़ा था ना अपन ने। नंबर ऑफ कैरियर तो यही होता है, कैपिटल स्मॉल ए को अपन ने यहाँ क्या दे रखा है, 2PQ नाम दे रखा है ना, और इसको क्या दे रखा है, P² और इसको क्या दे रखा है, Q²। तो ये लिख दिया अपन ने, वैल्यू रख दी। अब वैल्यू तो समझ आ रही है ना। अब मल्टीप्लाई क्यों किया ये वापस बता रहा हूं। हमने क्या बोला, मुझे एक बात बताओ, क्या यहां पर P और Q को जोड़ने पर 1 ही वैल्यू आएगी क्या इस पॉपुलेशन में, लार्ज पॉपुलेशन में, वो भी P की वैल्यू कुछ होगी, या लार्ज पॉपुलेशन में एक ही एलील होगी, एक एलील सिर्फ, बोलो। लार्ज पॉपुलेशन में बहुत सारी एलील होंगी, और P वाली भी बहुत सारी होगी, Q वाली भी बहुत सारी होगी, पर जब हम इनको जोड़ेंगे तो रेशो निकाला जाएगा, ऐसा नहीं है ना। तो यानी अगर जब एक की बात कर रहे हैं तो है ये सारी बात, ये 0.48, जब एक एलील हो, एलील कितनी है, बहुत सारी है, तो आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। और जब भी अब भी समझ नहीं आया तो सिंपल सी बात है बेटा, सुनो, सिंपल बात, बिल्कुल बेसिक। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कुछ पार्ट में निकाली जाती है, परसेंटेज टाइप। अब अगर अपने को नंबर में निकालना है तो उसको उससे मल्टीप्लाई करना है, सिंपल बात ये है। तो यहां पर ने मल्टीप्लाई कर दिया, आई बात समझ। ये देखो निकल के आ गया यहाँ पर, ये देखो, क्लियर। अब तो स्क्वायर कब लेना है या पी कब लेना है, P² कब लेना है, ये समझ आया होगा मेरे हिसाब से। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक में से निकालेंगे आप फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। यहां क्यों करेंगे 10,000 से, यहाँ पे पॉपुलेशन का अमाउंट कितना दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ो पहले, यहाँ पॉपुलेशन कितनी है, प्रियंका बताइए, पॉपुलेशन कितनी है यहाँ पर। पहले वाले में हाँ 10,000 से क्रॉस करें करा था, तो 10,000 से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो, अब इसको करो, वो चीज अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सोल्व करो। चलो सभी बच्चे करेंगे, अब तो सबका सही आंसर आ जाएगा मुझे ऐसा लगता है ना। और जिसको भी अभी भी कोई डाउट है ना तो मुझे बताओ अभी। हाँ भाई, बताओ आंसर आया है क्या किसी का। एक बच्चे का आया है, और
चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, है ना। देखना क्या हो रहा है। इन अ रैंडम मैटिंग पॉपुलेशन ऑफ 5000 इंडिविजुअल, टोटल इंडिविजुअल 5000 है। फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप। अब यहाँ फिनोटाइप बोल दिया ना, फिनोटाइप किसका होता है? ऑर्गेनिज्म का। ऑर्गेनिज्म आते ही क्या लिख देंगे, क्या लिखेंगे? डोमिनेंट है ना, ठीक है। तो क्या है ये? स्क्वायर वाली बात है। देखो, अब यहां कंफ्यूज मत होना कि सर ये क्या कर दिया। अरे उनने ये बोला है डोमिनेंट फिनोटाइप। डोमिनेंट फिनोटाइप तो कैपिटल ए भी होता है, कैपिटल ए स्मॉल ए भी होता है, तो दोनों को जोड़ के 0.5 ही है, ठीक है। आई बात समझ? बोलो हाँ या ना। अब कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। इस 0.51 को उठाकर यहां रख दो, तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, क्यू स्क्वायर की। 1 माइनस देखो क्या आई है, रूट भी निकल सकता है इसका। तो क्यू की वैल्यू कितनी आई? 0.7। आई नहीं आई, है ना। अब देखो, देन फाइंड आउट नंबर ऑफ होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म। अब आप बताओ होमोजाइगस का मतलब क्या होता है? ये, या फिर ये, या फिर दोनों? बोलो, दोनों होंगे। क्या करा अपन ने यहाँ पर? क्यू की वैल्यू भी निकाल ली। अब होमोजाइगस के लिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो दोनों की वैल्यू को जोड़ दिया, 0.58। अब ये 0.58 तो फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी को ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट करने के लिए टोटल नंबर इंडिविजुअल से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे ना। करेंगे कि नहीं करेंगे? कितना आया? 2900। गुड। अभी तो मैंने समझाया। एलील बोले अगर तो पी क्यू, ठीक है। फिनोटाइप बोले, ऑर्गेनिज्म बोले, ठीक है। जीनोटाइप बोले तो क्या आना है? पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ये बात समझ आई कि नहीं आई? अब बताओ, ये कहां स्क्वायर लेना है, कहां पे स्क्वायर नहीं लेना, इसमें किसी को डाउट है क्या? पूछ लो, अभी क्या, अभी पूछो, अभी बताओ, जल्दी पूछो, जल्दी पूछो। डायरेक्ट t+1 लेके किया आंसर से यार, ठीक है। चले आगे। अरे बोलो, किसी को कोई डाउट है? यहां पर भी डाउट है तो पूछ लो। अभी अभी तो क्या है कि ये रनिंग में है, साथ साथ बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। पर बाद में जब आप बोलोगे ना सर बिल्कुल भी समझ नहीं आया, तो फिर वो पूरी प्रोसेस करनी पड़ेगी अपने को वापस से। तो हल्का फुल्का भी कंफ्यूजन है तो अभी क्लियर कर लो इस चीज को, है ना। बोलो यार, तुम जो है 80 के करीब बच्चे थे अभी, हाँ ऊपर नीचे होते रहते हो, लगभग 80-100 करीब बच्चे रहते हो, तो उसमें से 2 या 4-5 बच्चे तो कुछ 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 बच्चे तो कुछ बोलते ही नहीं दिखे कभी, ऐसा लगता है। हम्म। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। डाउट आया पूछ लेना, ठीक है। बड़े आगे, बोलो आया ना। आई बात समझ? चलो क्वेश्चन ही खत्म हो गया अब तो। ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर यहां पर खत्म। क्लियर? ठीक है, तो ये चैप्टर जो अपना, अब इसके बाद आपका एमबीए स्टार्ट होगा, है ना। देखते हैं वो कब होता है, क्योंकि क्योंकि
अभी एमबीए स्टार्ट होगा और उसमें आप ऑफलाइन में आ जाएंगे तब होगा वो। हाँ, यही है चांसेस। छुट्टी वुट्टी कुछ नहीं है। चलो, हाँ अभी डाउट अपन लेंगे, क्वेश्चंस अभी देखेंगे। एमबीआई मतलब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, ऑनलाइन वाले भी चलेगा, सब सब पढ़ाएंगे सबको, चिंता मत करो तुम, अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, चलो अब मैं जो बात बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनो सभी बच्चे। ठीक, आ, हाँ बेटा, क्या सिंड्रोम, रुकना थोड़ी देर के लिए है ना। हम ये बात कर रहे हैं यहाँ पर कि हमने शुरुआत की थी मोनोहाइब्रिड से। ठीक है ना। मोनोहाइब्रिड जो है हमने पढ़ा था, तो मोनोहाइब्रिड में हमने क्या कुछ रेशोज देखे थे रेशोज। ठीक है, अच्छा, अब ये जो रेशोज देखे थे, इन रेशोज में हमने क्या बात की थी कि किस तरीके से मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है वो प्रॉपरली जो हम समझते हैं। हमने वहां क्या किया, हमने उन रेशो को, उनको ये इस तरीके से देखा, एक मिनट, ठीक है, हाँ दिख रहा है ना। चलो, मोनोहाइब्रिड के बारे में पढ़ा था सबसे पहले। इसका रेशो क्या क्या आया था बेटा, ध्यान से सुनो, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, थोड़ी सी कोशिश करना अच्छे से। ठीक है, मोनोहाइब्रिड की बात कर रहे हैं, तो मोनोहाइब्रिड में हमने क्या देखा था कि जो उसका फिनोटाइप आता है वो 3:1 आता है, 1:1 जो है उसके अंदर F1 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ये जीनोटाइप होता है। ठीक है, अब अगर हमें ये अच्छे से याद होता है तो हम क्या करते थे कि मोनोहाइब्रिड इंटू मोनोहाइब्रिड कर देते थे, और डाइहाइब्रिड जो है उस पर उसका रेशो निकाल लेते थे। बेटा आप कहीं जाते हो क्या इधर उधर, मैंने आपसे पहले भी पूछा था, कुछ 2-4 मिनट पहले कुछ बात चल रही होती है और वही बात आप वापस से वही करते हो। हम्म, जो बच्चा पूछ रहा है ना अभी कि ये क्लाइनफेल्टर डाउन सिंड्रोम वाली बात, अभी हुई क्या, ये अपनी बात हुई थी क्या अभी थोड़ी देर पहले। हम्म, हुई थी ना। सौम्य, कहाँ थे आप। चलो अब ध्यान दो, है ना, डाउट वगैरह शाम को कर लेंगे, अभी ये रिवाइज अच्छे से हो जाएगा, ध्यान से सुनो। मोनोहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड को जब हम मल्टीप्लाई कर देते थे तो डाइहाइब्रिड निकल कर आता था। ठीक है, इसके जो जाइगोटिक कॉम्बिनेशन होता है, जो जीनोटाइप होता है, जो फिनोटाइप होता है, उसे बिना कुछ सोचे आपको क्या करना है, जैसे यहां कितने टाइप के फिनोटाइप दिख रहे हैं आपको, एक और दो, एक और दो लिख रहे हैं ना यहाँ पर, ये लिख रहे हैं ना, दो है ना, तो यहाँ दो लिख दो साफ साफ, ये दो, तो कितने आ जाएंगे, चार आ जाएंगे आपके पास। क्वेश्चन को जल्दी करना है अपने को, है ना, ये नहीं रचा रचा के कर रहे हैं, नहीं। उसके बाद यहाँ एक दो तीन, जीनोटाइप कितने, तीन, ये तीन आ गए, तो ये कितने आ जाएंगे, नौ, नौ थे। ठीक है, जाइगोटिक कॉम्बिनेशन की बात करते हैं यहाँ पर, है ना, तो वहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी, दो तरह के गैमेट बनते थे, एक गैमेट ये रहा, एक गैमेट ये रहा, तो टोटल गैमेट कितने, दो। दूसरे वाले कैपिटल टी स्मॉल टी में, इसमें कितने, दो। आई बात समझ, तो टोटल कितने बन रहे जाइगोट्स यहाँ पर, 2 × 2 4। आई बात समझ, है ना, तो 4 × 4 तो कितना हुआ, 16। क्लियर, बोलो हाँ या ना, क्लियर हो गई ना बात इतनी, अब तो किसी को डाउट नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक, अगर हम बात करें मोनोहाइब्रिड में जाइगोटिक कॉम्बिनेशन कितने होते हैं, चार, चार होते हैं, 4 की पावर n, है ना, n की वैल्यू कितनी है यहाँ, 1, तो चार होते हैं।
तो डायरेक्ट अगर आपसे पूछा जाए कि डाई हाइब्रिड का कितना होगा तो आप क्या करोगे? 4x4। मैंने क्या बोला है, जो रेशो है वो मोनो हाइब्रिड इंटू मोनो हाइब्रिड कर दो, अपना दिमाग मत लगाओ ज्यादा। या तो दिमाग लगा के कर लो सोल्व पूरा का पूरा, क्रॉस बना लो। अब क्रॉस नहीं बना पा रहे तो क्या करोगे? है ना? तेज प्रताप क्या पूछा है समझ नहीं आई मुझे बात। स्मॉल आर क्या है? स्मॉल आर गैमेट इज, इसका क्या मतलब है? हाँ गैमेट क्या क्या बताऊं गैमेट में? तो बोलो पूरा पूरा लिखा करो लाइन। समझ आ गया? क्लियर है ना ये बात? तो बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। चले, नंबर ऑफ गैमेट और नंबर ऑफ फिनोटाइप इक्वल आ जाता है क्या? नंबर ऑफ गैमेट और नंबर ऑफ फिनोटाइप इक्वल कहाँ आया है इसके अंदर? वापस से देखो, नंबर ऑफ गैमेट, वैरायटी ऑफ गैमेट की बात करते हैं पहली बात तो, है ना? वैरायटी ऑफ गैमेट यहाँ कितना है? 2। और फिनोटाइप आप ऐसे मत लिंक करो कि इतने गैमेट होते हैं तो ये एक को याद रखना तो हो जाएगा। जैसे हमने सोल्व किया वैसे करो, देखो बेटा, है ना? आई ना बात समझ? जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे करते जाओ, दिक्कत क्या है इसमें? ठीक है, ठीक है, बड़े आगे इतनी इसमें तो बात समझ आई ना? एक एक चीज बता रहा हूं मैं वापस से, देखो आपको, है ना? अच्छा, डेफिनेशन सब समझ आ गई थी, मेंडलिज्म के बारे में सब समझ आ गया था। अब देखना, अब आपके मॉड्यूल में, मॉड्यूल है सबके पास? मॉड्यूल निकाल लो, चलो जल्दी से जल्दी, फुर्ती करो, टाइम नहीं है। नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेरेंट दोनों में देखे जाएंगे, बिल्कुल देखे जाएंगे दोनों में। चल, मॉड्यूल में टेबल जो है पेज नंबर 5 पर, ये टेबल लेंथ ऑफ प्लांट और ये वाली, ठीक है? इसमें मैंने आपको बताया था क्या क्या याद रखना है। क्रोमोसोम नंबर, डोमिनेंट और रेसेसिव कैरेक्टर कौन कौन से हैं वो, ये याद रखना है, ठीक है? ठीक है, चलो आगे बेटा, थोड़ा सा फास्ट करो काम है। अब आप टाइम नहीं देंगे अपन इतना ज्यादा, जो मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनते जाओ बस, ठीक है? चलो, उसके बाद नीचे एक और टेबल है जिससे आपको ये मदद मिल जाएगी कि वो कैरेक्टर दिखता कैसा है, ठीक है ना? देख लेंगे आप वो भी। ठीक, टाइप्स ऑफ गैमेट का फॉर्मूला, आप तो फॉर्मूले से ही करोगे, जब आपको नहीं समझ आ रहा है ऐसे तो आप फॉर्मूले से करोगे। टाइप्स ऑफ गैमेट का फॉर्मूला कितना होता है? 2 की पावर n, लगा लो 2 की पावर n यहां पर, है ना? प्लियोट्रोपिक जीन समझ आया था? प्लियोट्रोपिक जीन का मतलब क्या था? जब एक ही जीन मोर देन वन कैरेक्टर को कंट्रोल करे, ठीक? अच्छा, टेक्निक ऑफ मेंडल की बात करते हैं यहाँ पर, है ना? ये डायग्राम जो है इसे समझने की कोशिश करना, क्या हो रहा है यहाँ पर? जो सीजर है, कैंची है, कैंची से क्या कर दिया? कैंची में से क्या कर दिया? वहां से मेल पार्ट को रिमूव कर दिया। मेल पार्ट को रिमूव करते वो कैसा बन गया? फीमेल, है ना? और मेल वाले में से एक पौधा, एक दूसरा ग्रो हो रहा होगा, दूसरा फूल कहीं पे, उसमें से क्या किए? उसमें से क्या किए? हमने कौन उठा ली है? पोलन ग्रेन, है ना? पोलन ग्रेन उठा लिए। ये पोलन ग्रेन उठाकर कहाँ डाल दिए? फीमेल फ्लावर में। इसे बोला डस्टिंग। क्या बोला? डस्टिंग, ठीक है ना? देखो, अब अभी आप नोट करना है तो कर लो जल्दी जल्दी जो जो चीजें, फिर बाद में आप बोलो कि सर आपने उस दिन वो इंपॉर्टेंट क्या बताया था, क्या नहीं बताया था। मैं ध्यान देने वाली चीजों पर फोकस करवा रहा हूँ आपका, तो मैं बताऊंगा नहीं कि ये लिखो, ये नोट करो, रुकेंगे नहीं हम, हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है, ठीक है? और पूरा चैप्टर को अपने को देखना जल्दी जल्दी। मोनो हाइब्रिड क्रॉस मैंने बताई दिया आपको, ठीक? इसके बाद इसी से हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कर लेंगे, ठीक है? अच्छा, पेज नंबर 8 पे कंक्लूजन्स लिखे हुए हैं, रिजल्ट्स ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस।
है ना, रिजल्ट ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक, इसमें ये ध्यान रखना है बेटा कि ये इसकी जो लैंग्वेज है इस पर फोकस करना, लैंग्वेज पर फोकस करना। एनसीईआरटी की लाइंस भी लिखी हुई हैं। सेकंड थर्ड कंक्लूजन को देखेंगे तो द लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द एलियस डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड दैट बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन द F2 जनरेशन। एग्जाम में एज इट इज लाइन यहां आपको देखने को मिलेगी, मामूली सा चेंज कर सकते हैं वो क्वेश्चन को गलत करने के लिए, ऑप्शन को गलत करने के लिए। ठीक, चलिए फोक लाइन मेथड आपको सभी को बहुत अच्छे से आता है। उसके बाद उसमें 1/4 ये जो चीज है ये तो हमने अच्छे से सीखी है। अब आपका जो बॉक्स है इस बॉक्स को अच्छे से याद रखें, बहुत अच्छे से याद रखें। किस क्रोमोसोम पर कितने कैरेक्टर हैं बिल्कुल याद करना है, बिल्कुल 10 बार बता चुका हूं मैं ये बात, याद रखना ही रखना है उसको, है ना, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, चलो अब डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है उसमें क्या क्या कैरेक्टर लिए थे वो याद रखने हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस को, तो आप करा सकते हो। ठीक है ना। प्रिया क्लियर है बात? प्रिया बोलो यस और नो। ओके वेरी गुड। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस कहीं नहीं आएगा, बस याद रखना है जो F2 का रेशो दिया है वो याद रखना है, वो आप निकाल सकते हो, फिर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो सोल्व कर दोगे ताकि। ठीक, आउट क्रॉस, इसमें टेस्ट क्रॉस बड़ा इंपॉर्टेंट है। बच्चे पूछते हैं कि सर टेस्ट क्रॉस सिर्फ मोनोहाइब्रिड में होता है क्या? नहीं, डाई हाइब्रिड ट्राई हाइब्रिड कैसे भी हो सकता है। ठीक है ना। ट्राई हाइब्रिड का एक क्वेश्चन दिया है मॉड्यूल में, पीछे ढूंढ के सॉल्व करेंगे आप सभी बच्चे। उसमें ट्राई हाइब्रिड में टेस्ट क्रॉस करवाया गया है। ठीक, इसका यूज क्या है? ट्राई हाइब्रिड का यूज क्या है? अननोन जीनोटाइप जो है उसे आइडेंटिफाई करना। ठीक, चलिए अच्छा, BB1 में क्वेश्चन नंबर 5, इसे ध्यान रखें, है ना। यहां पर इसमें पूछा क्या है, ऑन सेल्फिंग ऑफ दिस प्लांट, एक मिनट रुको, ये वाला नहीं है। हाँ ठीक है, कर लोगे आप ये, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड की बात कर रहा हूं मैं। थर्ड वाले में हाइब्रिड फॉर ऑल द 3 जीन जो है ना, डाई हाइब्रिड के जेनोटाइपिक रेशो में सिर्फ रेशो लर्न करना है, पूरा नहीं पूरा नहीं करना। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में आप देखेंगे हाइब्रिड फॉर ऑल 3 जीन जो है ना, हाइब्रिड फॉर ऑल 3 जीन, ये वाला इसका मतलब होता है ये कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, ये होता है। याद रखना है बात। ठीक है, प्रवीण एक बार चेक करके देखना, तब पता चलेगा आपको, कोई खुद चेक करो, है ना। अब ये जीन इंटरेक्शन, एलिलिक इंटरेक्शन और नॉन एलिलिक। एलिलिक में इनकम्प्लीट, है ना, जब भी इनकम्प्लीट देना है पूछना होगा तो मिराबिलस जलापा नाम लिखा आएगा, कोरोप्लोक प्लांट लिखा आएगा, गुल ए बांस लिखा आएगा। ठीक, या फिर एंटी राइनम मेजस आएगा, स्नैपड्रैगन आएगा, या डॉग फ्लावर आएगा। आई बात समझ? अभी बेटा आपके डाउट बाद में करना, सब अभी आने दो उस टॉपिक को। फादर, ये फीदर कलर, एंडलूशियन फाउल, ये सब। अच्छा, इस साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कोडोमिनेंस की बात कर रहे हैं तो कोडोमिनेंस में भी आपको कोट कलर की बात बोली जाएगी या लिखा जाएगा कि कोडोमिनेंस है, तब ही उस तरीके का रेशो अप्लाई किया जाए। ठीक है, AB ब्लड ग्रुप जो है कोडोमिनेंस में होता है, और ABO ब्लड ग्रुप होता है मल्टीपल एलील में। अगर आपको AB ब्लड ग्रुप लिखा हुआ है तो वो कोडोमिनेंस की बात है, और ABO लिखा है तो वो किसकी बात है? मल्टीपल एलील की। मल्टीपल एलील में n = n+1/2 का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। पीछे आपको मॉड्यूल में टेबल एक पेज है जिसमें सारे फॉर्मूलाज दिखेंगे। ठीक है, ये जो टेबल है पेज नंबर 15 पे, ठीक है, इसको भी याद रखना। इसमें क्वेश्चन आता है कई बार कि जो ABO ब्लड ग्रुप है उसमें बताइए कि जीनोटाइप कितने हैं और फिनोटाइप कितने हैं, तो कंफ्यूज मत होना। जीनोटाइप कितने हैं? टोटल 6, है ना, और फिनोटाइप कितने हैं? 4।
जीनोटाइप 6 और फिनोटाइप 4, याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लियोट्रोपिक जीन में एक लाइन आपको मिलती है, वो लाइन पढ़ेंगे, टेबल के जस्ट ऊपर एक लाइन है, डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ अ जीन और द प्रोडक्ट। ठीक, आपके पास स्लाइड्स है, वहां पर और क्लियर होगा, पर मैं समझा देता हूं कि जब हम डोमिनेंस की बात करते हैं तो हमें दो बातें याद रखनी है। पहली बात क्या याद रखनी है बेटा? पहली बात ये याद रखनी है कि डोमिनेंस जो है उसमें हम जीन को देखेंगे कि ये जीन क्या प्रोडक्ट बनवा रहा है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा एक जगह वो डोमिनेंट हो और एक जगह वो रिसेसिव हो, तो यानी ये उसका खुद का फीचर नहीं है, ये उसके प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है। आई बात समझ? क्लियर? जैसे इस टेबल में दिया हुआ है ना? ठीक है, सिकल सेल एनीमिया याद है कुछ? 11th बीटा 6G2V। आई बात समझ? आई बात समझ? ठीक है, मैंने अभी भी बोला आप डाउट ना पूछें, डाउट के लिए शाम को टाइम है। अगर आपको अभी इंपॉर्टेंट बातें सुननी है तो ध्यान से सुने, मैं वापस नहीं बताऊंगा ये बातें। आपके डाउट शाम को सभी क्लियर हो जाएंगे, चिंता ना करें। ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री जीन जहां पर क्या होता है, कैपिटल C और कैपिटल P दोनों का आना जरूरी होता है तो ही कलर दिखेगा। ठीक, लेथाइरस ओडोरेटस में देखने को मिलता है ये। लेथाइरस ओडोरेटस की जगह अगर गार्डन पी लिखा आएगा तो अप्लाई नहीं होगा, ध्यान रखें इस बात का। उसके बाद एपिस्टेसिस की बात की जाती है ना? इसमें डोमिनेंट एपिस्टेसिस, यहां पर आप देखेंगे कौन किसको, जब वहां W और Y दोनों साथ आते हैं, ठीक है, तो कौन सा कलर दिखता है? व्हाइट दिखता है। ठीक, आपको मैंने एक एक्स्ट्रा बताया है उसमें, तो उसको उसी तरीके से याद रखें जैसे बताया है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, है ना? इसमें नंबर ऑफ फिनोटाइप बहुत अच्छे से याद रखें, बहुत बहुत जरूरी है। ये जो फॉर्मूला मैं बोल रहा हूं बेटा, क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, ह्यूमन स्किन और ये जो सारी बात है, ह्यूमन स्किन में क्या है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है ना, याद रखना उस बात को, ये क्रॉस याद रखना। ठीक है, इनके रेशो में कैसे याद रखोगे? 1:4:6:4:1, 1:4:6:4:1, है ना? और दूसरे वाले को कैसे याद रखोगे? रंग वाले को 1:6:15:20, 15:6:1। ठीक, चलो, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, सिर्फ मदर से जाता है ना? और उसके बाद ये मिराबिलस जलापा पे में अपन ने क्रॉस देखा था। ठीक है, बिगिनर बॉक्स किया है, कर रखा होगा ना बेटा, ये तो सबने किया है, नहीं किया है ना? हाँ, ये ब्लड ग्रुप वाला क्वेश्चन बहुत बार आया है। ये जो डायग्राम है पेज नंबर 20 पर जो लास्ट में नीचे दिया है, ये सेल डिवीजन को दिखाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस डायग्राम में आप देखें अगर, जीनोटाइप नहीं, जीनोटाइप तो इसमें जीनोटाइप आप निकाल सकते हो बेटा, जीनोटाइप आप निकाल सकते हो। कैसे? यहां पर इस मुलेटा वाले इसमें नहीं आएगा जीनोटाइप पर, ऊपर वाले में तो निकाल सकते हो। उसने बोला कि इंटरमीडिएट रेड, तो आपको पता है कि 2 डोमिनेंट आते हैं, तो 2 डोमिनेंट लिख दो, कॉम्बिनेशन बना दो, आ जाएंगे। और फिर अपना वो तो है ही सही, मोनोहाइब्रिड इनटू मोनोहाइब्रिड, हर जगह अप्लाई होएगा ये। ठीक है, ये डायग्राम जो है ये सिर्फ क्या बता रहा है, सेल डिवीजन को बता रहा है। ठीक है, ठीक है ना? अच्छा, चलिए आगे चलो। जीन और क्रोमोसोम डेफिनेशंस के साथ जो मैंने समझाया था उस तरीके से याद रखना है। इंडिपेंडेंट पेयर वाली बात याद रखना, इंडिपेंडेंट पेयर। ठीक, चलो, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है ड्रोसोफिला, उसके बाद लिंकेज हमने पढ़ा था। लिंकेज में 2 बातें याद रखनी है, कंप्लीट लिंकेज जहां भी आएगी तो गैमिट जो होंगे वो
कितने बनेंगे? यहाँ पर जैसे दिख रहा है आपको पेज नंबर 22 कंप्लीट लिंकेज दिखाई दे रही है यहाँ पर, इट प्रोड्यूसेस टू, 2 एरो बना के रख रखा है ना वहां पर, वहां देखोगे जहां भी कंप्लीट लिंकेज की बात आए स्क्रीन पर देखो, इस तरीके से जो ये डायग्राम दे रखा है इसका मतलब क्या है कि ये क्रोमोसोम एक साथ जाएगा, ये क्रोमोसोम एक साथ जाएगा। अब इस पे जो भी जीन होंगे ना वो साथ जाएंगे, बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। दूसरे वाले की जब हम बात करते हैं तो दूसरे वाले में क्या होता है? दूसरे वाले में क्या होता है? दूसरे वाले में ये होता है कि वहां पर इनकम्प्लीट लिंकेज है, तो इनकम्प्लीट लिंकेज होने की वजह से क्या होगा, उसके अंदर क्रॉसिंग ओवर होगा, ठीक है। ये टेबल देख लेना, है ना, ठीक है। उसके बाद सिस अरेंजमेंट ट्रांस अरेंजमेंट आपको समझ आ गया होगा, है ना। शाम को मैं एक क्वेश्चन वापस वो करवाऊंगा जिसमें हमने टेस्ट क्रॉस करवाया था, और जो परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन निकालते हैं ना जिसमें, वो बताऊंगा आपको। ये वाला क्रॉस, इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाना, ऐसे कि ऐसे इसे याद रखना, बदलने की कोशिश मत करना। एक सिंपल डाई हाइब्रिड क्रॉस है, ये मानकर बात करेंगे इसको हम। इसमें मैंने आपको सीधा सीधा बताया था कि आपको याद क्या रखना है, पता है ना क्या याद रखना है? ये 1.3 और 98.7 क्वेश्चन आ चुका है, इससे आता है ऐसा। ये एक्स लिंकेज वगैरह ये सारी बात हो गई है अपनी, है ना। वाई लिंकेज भी बता दिया। अब बात करते हैं आगे। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस हो चुका है, नॉन क्रिस क्रॉस हो चुका है, सेक्स लिमिटेड सेक्स इन्फ्लुएंस्ड हो चुका है, सेक्स डिटर्मिनेशन की बात हो चुकी है, ठीक है। और आपको सेक्स डिटर्मिनेशन समझा दिया, ठीक है। ये जो डायग्राम है पेज नंबर 28,